नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाई अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। दोस्तों, इससे पहले मैं चैप्टर 1 से लेके 4 तक कवर कर चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे मिनरल्स और पावर रिसोर्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि मिनरल्स क्या होता है। कह रहा अ नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंसेस जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, उसी को हम मिनरल्स बोलते हैं। मतलब नेचुरली ऑक्यूरिंग का मतलब क्या होता है, जो हमको नेचर में एज इट इज मिलते हैं, ठीक है, जिनका हम अपने टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू उनका हम यूज कर पाते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। उन्हीं को बोलते हैं नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस। और एक इसका फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है। समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि जो मिनरल्स होते हैं ना, ये 3000 से भी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अर्थ पे मौजूद हैं। तो इसीलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ने समझने या फिर यूज करने के लिए इनको हम कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जैसे दो टाइप की मिनरल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक है मेटलिक और दूसरा है नॉन मेटलिक। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जो आपको एज इट इज मेटल कंटेन कर रही हो मिलते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये मेटल कंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे आपके आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज। ठीक है, ये सब जो होते हैं आपके एग्जाम्पल हैं मेटेलिक मिनरल्स के। फिर दूसरा आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये मेटेलिक मिनरल्स के कंपैरिजन में थोड़े सॉफ्ट होते हैं इन द नेचर, जिसमें कह रहा है कि लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, कोल, पेट्रोलियम ये सब आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं, मेटल्स कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको नॉन मेटेलिक बोला गया है। फिर आगे कह रहा है कि इन मिनरल्स का यूज करने के लिए हमको एक्सट्रैक्शन भी करना होगा। अब एक्सट्रैक्शन क्या होता है, जब भी हम जमीन को खोद के या फिर जमीन पे जो भी मिनरल्स मिलता है उनको हम बाहर निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। समझ में आया। जिसमें सबसे पहले माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग, ये तीन टाइप बताया है कि एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि माइनिंग क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी मिनरल्स आपके अर्थ के इंटीरियर के अंदर हैं या फिर कहें तो अर्थ सरफेस के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम डिग करके, खोद के या फिर किसी भी तरह से बाहर जब निकालते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं माइनिंग। अब माइनिंग को भी फर्दर टू सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा है आपका शाफ्ट माइनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है। कह रहा है मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ। ठीक है, ये थोड़े जो सैलो डेप्थ पे गहराई में रहते हैं, उनको हम जब निकालते हैं तो उनको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। समझ में आया। फिर दूसरा आपका है, कह रहा है मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट। जो देखो, जो बहुत गहराई में पाए जाएंगे मिनरल्स, उनको तो थोड़ा हार्ड वर्क करके एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, जिसको हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। फिर दूसरा आपके हैं जो सरफेस के बिल्कुल पास में पाए जाते हैं, तो इनका इनको बिना कोई बहुत हार्ड वर्क के भी हम डग आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वेरिंग। समझ में आया। फिर इन मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं कि किस किस वर्ल्ड में किस किस एरिया पे कैसे कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ थोड़े कम पाए जाते हैं मिनरल्स, किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, इनका नेचर क्या होता है, यूज क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। कह रहा है अगर बात करें हम एशिया की, तो यहाँ आपका जो टिन मिनरल्स है ना, ये आधे से भी ज़्यादा पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए टिन प्रोड्यूसिंग जो कंटिनेंट हो गए या फिर कंट्रीज या रीजन कह लें, तो सबसे ज्यादा कहाँ मिनरल्स देखने को मिलता है, ये टिन वाला आपको एशिया में देखने को मिलता है। कह रहा है चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन आर डिपॉजिट। देखो, जो चाइना और इंडिया है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि आयरन के ओर जो है सबसे ज्यादा डिपॉजिट देखने को मिलेंगे आपको पूरे एशिया में। जो भी दो कंट्रीज हैं ये, यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ आपको धारवाड़ वाले प्लेट्यू रीजन में बहुत ज्यादा आयरन ओर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे ही चाइना का मंचूरिया वाला जो आपके कहे तो रीजन है, वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर बात करें अगर यूरोप की, तो कह रहा है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, आयरन ओर का। ठीक है, पूरे वर्ल्ड्स में
ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है, मतलब वहाँ आयरन और अच्छी क्वालिटी के और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका में कह रहा है कि मिनरल्स डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन। देखो, नॉर्थ अमेरिका में जो भी मिनरल्स है ना, जो भी डिपॉजिट मिनरल्स पाए जाते हैं वो 3 जोन में कैटेगराइज किए गए हैं। एक तो आपका कैनेडियन वाला बेल्ट, जो कि कनाडा कंट्री के आसपास में मिलता है। फिर दूसरा है आपका एप्लेशियन, आप देखोगे कुछ इस तरह से यूनाइटेड स्टेट का वो मैप है आपको, इधर एप्लेशियन वाला आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा। तो इस वाले बेल्ट में भी आयरन ओर पाया जाता है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं पाए जाते हैं। फिर दूसरा कह रहा है माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, और जो वेस्ट के साइड में आप नीचे आओगे तो देखोगे मैक्सिको, ठीक है, इधर भी मिनरल्स डिपॉजिट पाए जाते हैं। तो उसी तरह से इनको 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिर अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, तो कह रहा है हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। यहाँ पे क्या मिलता है, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, तो इस टाइप के कुछ मिनरल्स आपको मिलते हैं। वहीं कह रहा है कि ब्राजील एंड बोलिविया, ये जो 2 कंट्रीज हैं, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं किस चीज के, टिन के। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया इंडिया और चाइना, यहाँ भी प्रोड्यूसिंग बहुत ज्यादा होती है। बट अगर कंट्री वाइज बात करें तो ब्राजील और बोलिविया ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टिन के। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं। कह रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। देखो, एक तरह से हम इसको बहुत पिछड़ा कंटिनेंट तो मानते हैं, बट सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डायमंड। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद देखो गोल्ड, फिर प्लेटिनम। तो जितनी महंगी मिनरल्स है ना, जो बहुत प्रीसियस मानी जाती हैं, वो सभी कहाँ से मिलती हैं आपको, अफ्रीका से ज्यादातर देखने को मिलती हैं। फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, कह रहा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। अगर पूछा जाए आपसे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सी ऐसी कंट्री है, तो वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। फिर अंटार्कटिका आता है, जहाँ पे आपको आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल के डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। फिर आगे आता है कि आपका इन मिनरल्स का यूज क्या है, आखिर हम इन मिनरल्स को निकालते हैं तो इनका कुछ ना कुछ यूज करते होंगे। तो वही कह रहा है कि इनका यूज क्या है। ये बहुत सी इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। किसमें, कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम हो गया, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, इन सब चीज़ों में यूज किया जाता है। फिर गोल्ड निकालते हैं तो उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। कोल और पेट्रोलियम निकालते हैं तो उससे क्या होता है, एज अ फ्यूल हम लोग उसको यूज करते हैं। तो यही आप देखोगे कि अलग अलग मिनरल से हम अलग अलग अपने नीड के अकॉर्डिंग उनको यूज करते हैं। समझ में आया। फिर देखते हैं कि पावर रिसोर्स क्या होता है। पावर रिसोर्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है, एक कन्वेक्शनल और दूसरा है नॉन कन्वेक्शनल। नॉन कन्वेक्शनल वो होती हैं जो आपकी रिन्यूएबल होती हैं, ठीक हो, जिनको जो हम एक बार यूज करके किसी और फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जो अभी खत्म नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और दूसरा है कन्वेक्शनल, जो क्या हो सकता है, एक लिमिटेड अमाउंट में है अर्थ पे और ये खत्म भी हो सकता है अगर हम इनका बहुत ज्यादा ओवर यूज करें। जैसे फायरवुड, आप एक बार लकड़ी जलाओगे उसको, तो फिर वो लकड़ी वापस तो आएगी नहीं, ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर कोल है आपका, कोल भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में डिपॉजिट है अर्थ पे, तो इसका भी हम ओवर यूज नहीं कर सकते हैं। और ये क्या करता है, कोल को बर्न करने से बहुत ज्यादा कार्बन आपके इन्वायरमेंट में आता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ जाता है। फिर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल पावर, तो ये सब आपके क्या हैं, कन्वेक्शनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। वहीं अगर बात करें नॉन कन्वेक्शनल की, तो सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल, टाइडल, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं आपके नॉन कन्वेक्शनल। ठीक है, नॉन कन्वेक्शनल को हम रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं या फिर रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। कन्वेक्शनल सोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं। समझ में आया। फिर आता है आपका बायोगैस। बायोगैस के बारे में देखते हैं। कह रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट है ये, सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स। ये किससे बनाया जाता है, आपके डेड प्लांट से या फिर एनिमल्स के जो भी एक्सट्रैक्शन वाले मटेरियल्स होते हैं उनसे बनाया जाता है। जिसमें एनिमल डंग या फिर किचन के जो भी वेस्ट होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं गैसियस फ्यूल में। ठीक है, एक फिक्स्ड प्रोसेस के थ्रू हम इनको कन्वर्ट करते हैं गैसियस फ्यूल में, और फिर बाद में हम उन्हीं गैस का यूज करते हैं, एज अ कुकिंग हो गया या फिर हीट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो बस इस चैप्टर में तो बहुत कुछ खास नहीं था। आई होप कि आपको यह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।